Hello everyone. In the previous video, we have covered the part 1 of our NCERT exercises of the chapter The Pot Maker. हमने इसके पार्ट 1 में ये सारे जो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सट्रैक्ट और ये जो भी चेक योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस थे वो, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने द पॉट मेकर चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड जो उसके पहले जो जितने भी चैप्टर्स पोम्स जो भी था वो सब हमने कवर कर लिया है. Now in this video we'll be starting off with the questions of the next part. मतलब जो आगे के questions हैं वो हम देखेंगे. ये मेनली ग्रामर पार्ट है तो हम इसे देखते हैं. तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, it says कि read the following sentences from the text. The main clause has been underlined and the subordinate clause has been circled. तो हमें नीचे ये जो टेक्स्ट दिए हैं वो पढ़ने हैं. इन्होंने क्या किया है, जो मेन क्लॉज है उसे अंडरलाइन किया है और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे सर्कल किया हुआ है. अब मैं इसे थोड़ा अगर एक्सप्लेन करूँ तो जो हमारे पास क्लॉजेज़ होते हैं, ठीक है, क्लॉजेज़ क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है, क्लॉजेज़ आर व्हाट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इनका खुद का कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है. मतलब वो खुद में कंप्लीट हो सकते हैं कि उन्हें और किसी की ज़रूरत ना हो. मतलब दे कैन एक्ट लाइक अ सेंटेंस. जब भाई मीनिंग कंप्लीट है ना, जब हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका कंप्लीट मीनिंग निकल ही रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक काइंड ऑफ सेंटेंस, वन काइंड ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, है ना. जब भाई उसका मतलब ही निकल रहा है तो सेंटेंस ही तो हुआ वो एक तरीके से. तो क्लॉजेस का क्या हो सकता है, एक तो अपना खुद का मीनिंग हो सकता है या तो फिर नो मीनिंग ऑफ देयर ओन. ठीक है, मतलब क्लॉजेस के भी दो टाइप होते हैं. या तो एक टाइप जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है और एक में उनका खुद का कोई एज सच मीनिंग नहीं निकल पाता. तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका खुद का मीनिंग होता है उन्हें हम मेन क्लॉजेस बोलते हैं, और जिनका कोई खुद का मीनिंग नहीं होता हम उन्हें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं. ठीक है, अब इसमें भी टाइप होते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब. तो उन्हें हम जब अपना ग्रामर का जब हम वीडियो लाएंगे, वील कम अप विद अ सेपरेट वीडियो ऑन द पार्ट्स जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं. जो ग्रामर के पार्ट्स हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं हम उन पे भी वीडियो लाने वाले हैं. तो उसमें मैं उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूँगी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और उनको भी मैं पर्टिकुलरली करूँगी. बट अभी इस एक्सरसाइज में हमें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है. इतना मैंने बता दिया सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. इतना समझ लीजिए कि क्लॉजेस कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. उनका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है एंड हो भी सकता है कि उनका कंप्लीट मीनिंग खुद का ना हो. और ये जिनका खुद का मीनिंग नहीं होता इन्हें क्या चाहिए रहता है, एक ये, तो ये बन जाते हैं डिपेंडेंट और ये बन जाते हैं इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं तो वो आई विल एक्सप्लेन इन अ सेपरेट वीडियो. अभी के लिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं. तो इन्होंने मेन क्लॉज को अंडरलाइन किया है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को सर्कल किया हुआ है. अब पढ़ते हैं. शी रियलाइज दैट द पॉट वॉज रेडी. उसने रियलाइज़ किया. अगर मैं आपसे बोलूँ शी रियलाइज तो ये भी अपने आप में सेंस तो बना ही रहा है ना कि हाँ उसे कुछ रियलाइजेशन हुआ. तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक मेन क्लॉज हो गया, है ना. एंड अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है मुझे, दैट द पॉट वॉज रेडी. उसे ये रियलाइज़ हुआ कि पॉट जो है वो तैयार हो चुका था. इसके बिना भी मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ उसे कुछ चीज़ का रियलाइजेशन हुआ. बट इस चीज़ ने मुझे क्या दी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, है ना. तो ये क्या हो गया मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज. फिर शी इंट्यूटिवली सेंस दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड. इंट्यूटिवली क्या होता है कि जो हमारा इंट्यूशन का है, जैसे हमें अंदर से फीलिंग आती है, जो हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, अंदर से फीलिंग, तो दैट इज़ इंट्यूशन. तो उसने सेंस कर लिया था कि कुछ मोमेंटस हुआ है ना, मतलब कुछ अलग सा हुआ है. तो अब यहाँ अगर मैं बोलूँ कि शी इंट्यूटिवली सेंस्ड
तो इसका भी मतलब ठीक ही है कि उसको गट फीलिंग आ गई थी। ये भी तो खुद में कंप्लीट मीनिंग बोल ही रहा है ना, इसमें कुछ आज सच कन्फ्यूजन तो है ही नहीं। बट फिर मैंने क्या ऐड ऑन कर दिया, मतलब मैंने क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट समथिंग मोमेंटस हैज़ हैपेंड, कि कुछ मोमेंटस हुआ है, इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। तो ये क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब लिखा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस दैट एक्ट लाइक नाउन्स एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड नाउन क्लॉजेस। अब जो भी अभी मैंने बताया ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के भी टाइप्स होते हैं कि एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर नाउन। तो इन्होंने बोला है कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो कि किसकी तरह एक्ट करते हैं, नाउन्स की तरह, और कैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, नाउन क्लॉजेस। ठीक है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें जो हमारा ये सेंटेंस है, हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल नाउन क्लॉजेस। हमें जो सूटेबल नाउन क्लॉजेस हैं उनसे हमें क्या करना है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट करना है। अब जैसे मैं ये वाला लिखूँ कि द एल्डर्स एम्फसाइज दैट, तो ये जो भी मैंने आंसर्स लिखे हैं, दिस इज़ फ्रॉम द टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट पढ़ा मैंने उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखे हैं। बट आपको पढ़ना है इन आंसर्स को और समझना है कि व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। The elders emphasize that the traditional skills should be passed on to the next generation. एल्डर्स ने क्या एम्फसाइज़ किया कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होने चाहिए। अब अगर मैं क्या करूँ कि ये पूरा जो सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट के लिए मैं क्या कंसिडर कर लूँ कि ये कुछ नहीं लिखा था, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने रेड पेन से लिखा है, ये पार्ट नहीं लिखा था, और मैं ये बोल दूँ कि द एल्डर्स एम्फसाइज्ड दिस आइडिया। तो अगर मैं ये भी बोल देती तो भी सेंटेंस कंप्लीट ही होता। ये आइडिया जो है वो क्या है, एक नाउन ही तो है। आइडिया जो हमारा सोच होती है वो हमारी, भले ही वो नाउन का एक टाइप हो, जैसे जो हमारे आइडियाज़ जो या जो हमारी फीलिंग्स रहती हैं वो क्या होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। पर है तो नाउन ही ना, आइडिया है, ये पूरा एक आइडिया ही तो है। तो ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, एक आइडिया की तरह। और आइडिया क्या होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो नाउन, तो ये क्या हो गया, एक नाउन क्लॉज हो गया। तो इसलिए हमने ये भरा था। अब आगे वाला क्वेश्चन है, मिसोवा एक्सप्लेन्ड व्हाई अरिल्ला हैड नॉट टॉट पॉट मेकिंग टू सेंटिला। इसमें भी ये भी नाउन क्लॉज है। देन ऑर्निला's promise was that she would teach सेंटिला how to make a perfect pot। ऑर्निला ने प्रॉमिस किया कि वो क्या सिखाएंगी सेंटिला को, हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। अब एक कैच है यहाँ पे थोड़ा सा, कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ, रिलेटिव क्लॉज इज़ लाइक अ नेम फॉर द एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं। तो जब भी हमें नाउन क्लॉज को लिखना होता है, नाउन क्लॉज जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दैट के बाद हमने एक नाउन क्लॉज लिखा, वाई के बाद हमने एक नाउन क्लॉज लिखा, फिर दैट आ गया। तो अगर हमें नाउन क्लॉज पहचानना हो तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, दैट, वाई या फिर व्हाट, ये चीज़ें होनी चाहिए। पर अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं या इसके अलावा विच, हु, वेयर है, तो वो नाउन क्लॉज फिर हम वहाँ फिल नहीं कर सकते, वहाँ पे हमें रिलेटिव क्लॉज फिल करना पड़ता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में नाउन क्लॉज नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे विच यूज़ हो गया है और फिर यहाँ पे भी वेयर यूज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिलेटिव क्लॉजेज ही आएंगे। विच के बाद नाउन क्लॉज नहीं आता, रिलेटिव क्लॉज आता है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज आता है। तो अब क्वेश्चन में तो नाउन क्लॉज भरने को बोला है, बट यहाँ तो रिलेटिव क्लॉज आएगा, तो हमने यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज ही भर दिया है। बाकी एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सेंटिला ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली व्हेन शी वाज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट विच हेल्प्ड हर लर्न द स्किल। तो विच हेल्प्ड हर लर्न द स्किल इज़ अ रिलेटिव क्लॉज। द kiln where the pots were fired required careful attention to prevent over or underfiring. So this is also a relative clause.
एंड ये वाली चीज़ थोड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं कि नाउन क्लॉज कहाँ आएगा और रिलेटिव क्लॉज कहाँ पे आएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से हमें मेन क्लॉज और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उससे आइडेंटिफाई करना है. जो मेन क्लॉज है उसे अंडरलाइन करना है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसे सर्कल करना है. ये तो मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया था, तो ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिले. अदरवाइज जब हम ग्रामर के लेसन्स लेंगे, लेक्चर्स लेंगे, उसमें वील कवर इट इन डिटेल, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. क्वेश्चन 1 इज़ अरेला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक. अगर मैं आपसे ये सेंटेंस बोलूँ कि अरेला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, तो खुद में कंप्लीट मीनिंग बना रहा है. ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है या फिर इसको किसी की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए. अरेला सेंटिला को रिवर बैंक पे लेके गई, एक नॉर्मल सेंटेंस, बात खत्म. तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज, तो हम क्या कर देंगे इसे अंडरलाइन. बट अब हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं हमारे पास, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि हमें क्या दे रहे हैं, गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. वो हमें क्या बता रहे हैं, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड. अरेला सेंटिला को रिवर बैंक तक लेके गई. हो गया एक सेंटेंस, हमें आ गया समझ. तो ये तो हो गया कि वो रिवर बैंक गई. अब उस रिवर बैंक में क्या था, मतलब वो रिवर बैंक के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड. रिवर बैंक पे रेड और ग्रे क्ले जो है वो मिलती थी, वो उसे वहाँ लेके गई. तो अब अगर मैं आपसे यही बोलने लगूँ कि वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, तो ये खुद में कोई मीनिंग बना रहा है कि वेयर द रेड एंड ग्रे क्ले वॉज फाउंड. इसका तो कुछ सेंस नहीं बनता ना. ये इस पे डिपेंडेंट है. जब ये वाला सेंटेंस मैं बोलूँगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलूँगी, तभी ये वाला सेंस बनाएगा. तो ये क्या हो गया मेन क्लॉज, और दूसरा वाला क्या हो गया जिस पर मैंने सर्कल किया हुआ है वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज, उसे आई हैव अंडरलाइंड विद द रेड कलर, और जो मेरे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज था आई हैव सर्कल्ड इट विथ ब्लैक कलर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, तो शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन. उसने अगला वाला बनाना शुरू किया. तो अब ये तो कंप्लीट सेंस बना रहा है कि उसने अगला बनाना शुरू किया. ठीक है. इसमें क्या है, एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम. अगर मैं ये ना भी लिखूँ कि एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, तो भी वो कंप्लीट सेंस बना ही रहा है. बट ये क्या कर रहा है, मुझे एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा है. तो ये मेरा मेन क्लॉज और ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज. फिर है स्किल्स सच एज स्पॉट मेकिंग विच नॉट ओनली कैटर टू द नीड ऑफ द पीपल. अब अगर मैं बोलूँ स्किल्स सच एज स्पॉट मेकिंग, तो ठीक है, मैं बोलना चाह रही हूँ कि स्किल्स जैसे पॉट मेकिंग, फाइन. बट फिर मैंने उसमें एक और चीज़ बताई कि जो कि ना सिर्फ लोगों की नीड्स को पूरा करते हैं, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा और बोल दिया. तो ये क्या हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और स्किल्स सच एज स्पॉट मेकिंग क्या हो गया मेन क्लॉज. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज subordinate clauses that act like adjectives and give further description of the noun in the main clause are called adjectival और relative clauses. अभी हमने ऊपर जो noun clause वाला क्वेश्चन किया उसमें लास्ट के दो क्या थे, relative clauses. तो relative clauses क्या होते हैं कि ये भी एक टाइप ऑफ subordinate clauses ही होते हैं जो कि किस तरह एक्ट करते हैं एज एडजेक्टिव्स, और क्या करते हैं, एंड दे गिव फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द नाउन इन द मेन क्लॉज. मेन क्लॉज में जो हमारे पास नाउन होगा उसके बारे में जो एडजेक्टिव्स बताएंगे, है ना, जो आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, दैट विल एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन विच इज़ प्रेजेंट इन द मेन क्लॉज. तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिवल या फिर रिलेटिव क्लॉज. ठीक है, ये तो हो गया इसका मीनिंग. अब क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल रिलेटिव क्लॉजेस. सेंटिला हुज, अब देखो इसके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, सेंटिला या, बट यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर्स थे जो मुझे सही लगे वो मैंने लिखा है. सेंटिला हुज मदर वॉज अ पॉट मेकर प्रैक्टिस द क्राफ्ट डिलीजेंटली.
अब जो मेरे पास जो मेरा मेन क्लॉज जो था उसमें मेरा नाउन क्या थी, सेंटिला थी। अब मेरे को सेंटिला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड करनी थी, तो मैंने क्या बोल दिया, हुज मदर वॉज अ पॉट मेकर, प्रैक्टिस द क्राफ्ट डिलीजेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विलेज काउंसिल वेयर, तो विलेज काउंसिल जहाँ पे क्या हुआ, वेयर द एल्डर्स गैदर्ड sought an explanation for Arinla's reluctance। अरिनला's reluctance मतलब अरिनला का ना सिखाना या फिर मनाही जो थी अरिनला की towards pot making, उसके बारे में। The potter's hand which were skilled shaped the clay into beautiful creations। Arinla, her mother, wanted her to learn weaving, which was easier and more profitable। Mesoba went home and discussed the matter with Arinla, who listened carefully। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास मेन क्लॉज था उसके अंदर एक नाउन था, और फिर जो मेरा अगला पार्ट था उसने एज एन एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब और कर दिया। ठीक है, मेरे सबऑर्डिनेट क्लॉज ने, तो उसे हमने क्या बोल दिया, रिलेटिव क्लॉज हमने उसे बोल दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से हमें थोड़ा सा ध्यान देके हाईलाइटेड वर्ड्स पे ध्यान देना है। ऑन्युला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, तो यहाँ पे सम हाईलाइटेड है, मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ। सम क्ले मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड, डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। स्लोली शी वॉक्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, they would not have enough days of sunshine। ठीक है, तो ये क्या था, इसको पढ़वाने का क्या मतलब उद्देश्य क्या था, कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। क्ले के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि थोड़ी सी क्ले थी, कुछ क्ले थी। मेक एज मैनी पॉट्स, जितने बना सकते हो। एनी, किसी भी इंडिविजुअल की नहीं है। फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से। कितने डेज़, इनफ डेज़, तो ये उनके बारे में बता रही है, कुछ क्वांटिटी बता रही है, कुछ ये बता रही है कि कितने हैं, कितना था, कितना नहीं था, कौन सी जगह थी। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास, इन्हें हम जो ये वर्ड्स होते हैं, वी कॉल दीज वर्ड्स डिटर्मिनर्स। ठीक है, जो बताएं क्वांटिटी या फिर कुछ भी जो हमें बताएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स। कब आते हैं ये, नाउन के पहले, और वो क्या स्पेसिफाई करते हैं, क्या बताते हैं, समथिंग अबाउट देयर क्वांटिटी, डेफिनेटनेस और ओनरशिप। और वो हमें क्या बताते हैं कि वो कितने हैं, है ना। और लाइक डेफिनाइटनेस क्या होता है, एक टाइप की एंटिटी जिसके बारे में जो बोलने वाला है और जो लिखने वाला है वो जानते हैं, उसको स्पेसिफाई करता है। या फिर ओनरशिप, कि वो किसका है, कौन सी चीज़ किसकी है, उसको स्पेसिफाई जो वर्ड्स करते हैं, दोज आर नोन एज डिटर्मिनर्स। ठीक है, हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डिटर्मिनर्स। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं जब हम पढ़ते हैं लिटरेचर या फिर कुछ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये हमें फ्रीक्वेंटली दिख जाते हैं। जैसे आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेकेंड थर्ड क्लास से, ए एंड द। आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं। देन फिर और क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हें हम बोलते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव्स। माई माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस। तो ये सब क्या दिखाता है, पॉजिटिव्स हैं, कि बताते हैं कि मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, है ना, उनका, किनका। तो ये पॉजिटिव्स बताते हैं, मतलब पोजीशंस बताते हैं कि किसका कौन क्या है। फिर 1, 2, 3 एट्सेट्रा, ये हैं डेफिनाइट न्यूमरल्स। सम, एनी, नो, ऑल, बोथ, मच, मैनी, फ्यू, लेस, सेवरल, लिटिल। इनडेफिनाइट है, मतलब ये हमें बता तो रहे हैं कि क्वांटिटी या फिर है कितने, बट एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे घर में 2 चेयर्स हैं, तो 2 से सामने वाला जो सुन रहा है उसे समझ में आएगा कि ओके सिर्फ 2 ही चेयर्स हैं। बट मैं बोलूँ कि देर आर अ फ्यू, देर इज़ अ, जैसे मैं बोलूँ देर आर सम राइस लेफ्ट,
तो अब सम से क्या मुझे पता चलेगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर थोड़ा ना पता कितने चावल बचे हैं। तो ये क्या होता है, इनडेफिनाइट होता है, मतलब पता तो है, चल जाता है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, कि हर एक को दो, ईच को मतलब हर एक को, एवरी को मतलब सबको, आइदर, नाइदर, तो ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट सम मोर डिटर्मिनर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी उसमें तो न जाने कितने ही थे, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। कुछ हैं द, हर, एंड, दे, हिज, दे, मैनी, सम, एट्सेट्रा। तो आप कुछ भी 4-5 ढूंढ के लिख सकते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आप फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स, तो हमें ये जो ब्लैंक हैं इन्हें हमें सूटेबल डिटर्मिनर्स से फिल करना है। तो द फ्लोरिस्ट अरेंज्ड 5 बुकेज फॉर हर क्लाइंट्स दैट वर डिस्प्लेड इन एन एलिगेंट फ्लोरल शॉप। तो इन है तो हम क्या तो हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, है ना। तो इन है, आई वाला आ रहा है, वॉवल वाला, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, एन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कारपेंटर क्राफ्टेड यूनिक टेबल्स एंड डैश बिकेम द सेंटरपीस एंड द फर्नीचर कलेक्शन। तो हम पहले वाले ब्लैंक में क्या फिल करेंगे, कारपेंटर ने क्या, कितनी, अब सम की जगह हम मैनी भी लिख सकते थे, है ना, लिख तो मैनी भी सकते थे, गलत नहीं होता, बट फिर हमने थोड़ा सोचा। अब जो कारपेंटर है, अगर मैं लिख देती क्राफ्टेड मैनी यूनिक टेबल्स, तो मैनी जो है वो यूनिक थोड़े ना हो सकते, तो हमने लिख दिया कि कारपेंटर ने कुछ यूनिक टेबल्स बनाई थी और उनमें से एक जो है वो क्या बन गई, सेंटर पीस बन गई इन द फर्नीचर कलेक्शन। तो ऐसे आप थोड़ा सेंटेंस पढ़िएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग लिखिए। वैसे ही यहाँ पे सम ऑफ द अप्रेंटिसेस, मतलब जो सीखते हैं कुछ पैसों के बदले में, लाइक उन्हें स्टाइपेंड टाइप का मिलता है एंड दे आर लर्निंग इन द लर्निंग फेज इन द culinary class demonstrated their knife skills during the intense cooking session। तो ये जो अप्रेंटिसेस थे उन्होंने culinary क्लास के टाइम पे अपने जो नाइफ जो स्किल्स थे उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्हें दिखाया। Many of the sculptures were displayed at the art exhibition showcasing their diverse artistic skills। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे द आएगा और फिर जो उनके जो डाइवर्स हैं किसके हैं, उनके हैं, तो हम देयर लिखेंगे। तो जब आप कोई प्रैक्टिस होगी इंग्लिश को कंटिन्यूसली पढ़ने की, उसको प्रैक्टिस करने की, तो ये स्ट्राइक होता जाएगा आपको कि कैसे लिखना है। तो एकदम से घबराइए मत कि ग्रामर कैसे होगी, ये तो आ ही नहीं रहा है, वो धीरे धीरे विद टाइम विद प्रैक्टिस आने लगता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है जो भी ग्रामर पोर्शन था। एंड अगर आपको ये क्लॉजेज वाला पार्ट उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि मैंने तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली समझा दिया था, लाइक 2-3 मिनट में ही बोल दिया था, तो अगर आपको ये उतना अच्छे से नहीं भी स्ट्राइक किया गया हो तो अभी के लिए यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगैन एंड ट्राई टू अब्जॉर्ब इट कि मैंने क्या बोला, उसे थोड़ा सा केयरफुली सुनिए तो आपको स्ट्राइक होने लगेगा। एंड अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो डोंट वरी, वी विल सून कम अप विद द ग्रामर लेक्चर्स। उसके लिए हम सेपरेटली बनाएंगे, बहुत डिटेल्ड होगा और अच्छा होगा, और हम इसके क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे एक और बार, तो आपकी फिर से एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल गेट क्लैरिटी ऑन दैट। अब इसके आगे जो लिसन एंड रिस्पॉन्ड है, ये तो शायद आपकी जो क्लास टीचर्स एंड जो भी हों वो लिसनिंग एक्टिविटी लेंगी, स्पीकिंग एक्टिविटी भी ले लेते हैं फॉर इंटरनल असेसमेंट। राइटिंग टास्क जितने भी हैं, लेटर टू एडिटर, जो कुछ भी है, ये जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, वो सब हम एक अलग ही सीरीज़ रहेगी ग्रामर की और राइटिंग सेक्शन पे, तो हम उसमें कवर करेंगे। और फिर लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट को आप खुद से रीड कर सकते हैं एंड यू कैन एन्जॉय रीडिंग दिस थिंग। एंड अच्छा होता है ये चीज़, लाइक यू गेट इन्फॉर्मेशन, लाइक कहाँ कहाँ के पॉटरीज़ हैं, तो
फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज ऑल्सो यू कैन रीड दिस थोड़ा सा टाइम निकाल के. बाकी वी हैव कवर्ड द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग्स. जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो कुछ भी था वी हैव कवर्ड इट. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी डाउट या फिर कुछ भी पूछना हो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई रिप्लाई टू यू. एंड टिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू.